हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो आपको पता है जैसे हमारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और हम सभी यूपीएससी डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सीडीएस, एनडीए एंड सीएपीएफ सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एनसीईआरटीज़ और रेफरेंस बुक्स दोनों से कवर कर रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट और अभी हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। अब हमारा शुरू होता है हमारा पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडिया के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट जो है उसका जो पॉपअप ऊपर भी आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी का लिंक डाल दूंगा। साथ में इंडियन पॉलिटी हमारी कवर हो चुकी है जिसमें एनसीईआरटीज़ और लक्ष्मीकांत हमने कवर किया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको सभी एग्ज़ाम के अपडेट्स चाहिए और जो फ्री पीडीएफ्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ये जो क्लासेस हमारी होती हैं उसके जो मेजर अपडेट्स होते हैं, जब भी क्लासेस आती हैं तो उनकी नोटिफिकेशन उस चैनल पे आ जाती है। तो आप हमारा मेन चैनल जो है टेलीग्राम चैनल है, ये टारगेट आईबी एग्ज़ाम्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे अपडेट्स, क्लासेस के फ्री पीडीएफ्स और बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी और ये फ्री है, ज्वाइन करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स की पीडीएफ्स के लिए पूछना है तो आप मेरा प्राइवेट जो है टेलीग्राम अकाउंट है मेरा पर्सनल, ठीक है, आप इस पे आके मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपको असिस्ट किया जाएगा प्रॉब्लम्स में आपकी। तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पर। ये हमारा मेन चैनल है, सारे अपडेट्स मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपको पीडीएफ्स के रिगार्डिंग बात करनी है इस कोर्स की तो आप इस पर बात कर सकते हैं। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को अपनी। आज हमारे को पढ़ना है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, थोड़ा सा उसकी लोकेशन देखेंगे, साइज़ क्या है और कहाँ पे स्टैंड करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया। ठीक है, इसी बारे में हम लोग आज क्लास के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ प्लीज़ लिखिएगा, अच्छा लगता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। और अगर कोई इशू भी होता है आपको क्लास से रिगार्डिंग तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सारी की सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ऑल अप्रिशिएटेड ऑन दिस चैनल। आप बोलेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज हमारे पास इसको पढ़ने के लिए जो पहला चैप्टर है वो है सिक्स्थ क्लास का 7th चैप्टर है, जिसमें हम आर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ क्लास के की एनसीईआरटी के जो पहले चैप्टर्स थे वो टॉपिक वाइज हमने कवर कर लिए थे। हमारा प्लान है 6 to 12th एनसीईआरटीज़ को सीरियल वाइज नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि ये नहीं कि 6 क्लास पहले करेंगे फिर 7th क्लास फिर कंप्लीट 8 क्लास, वो सब उससे क्या होता है कि आप पीछे वाली क्लासेस की बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक उठाते हैं और 6 to 12th एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ वो टॉपिक है उसको कवर करते हैं ताकि आपका एक फ्लो बना रहे पढ़ते वक्त। तो ये आज हमारी क्लास है और हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है। नॉर्थ में इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज ऊपर हैं, और लेफ्ट में आपके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में आपका इंडियन ओशन। ठीक है, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कैसे है, लद्दाख से शुरू होता है नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक, जो कि 3200 किलोमीटर तक का उसका एक्सटेंट है ऊपर से नॉर्थ टू साउथ। और ईस्ट वेस्ट में देखेंगे तो थोड़ा कम होता है, जो कि लेफ्ट में गुजरात से शुरू होता है और राइट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता है, विच इज़ 2900 किलोमीटर्स। तो याद रखिएगा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा है और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो कम है। वहीं पे अगर आप चाइना देखेंगे या यूएस देखेंगे और ये सारे कंट्रीज़ देखेंगे तो उनका ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। द लॉफ्टी माउंटेन्स, the Great Indian Desert, the Northern Plains and the uneven plateau surface and the coast and the islands, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हमारा लैंड फॉर्म कितना डाइवर्स है। बहुत अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें मिलती हैं आपको एक ही उसमें। सऊदी अरेबिया की तरह नहीं कि जैसे वो मिडल ईस्ट वाली हैं जहाँ पे आपको रेगिस्तान की रेगिस्तान मिलेंगे। हमारी कंट्री ऐसी है कि जहाँ पे आपको रेगिस्तान भी मिलेंगे, प्लेटो भी मिलेंगे, आपको पहाड़ भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कोस्ट मिलेंगे, आइलैंड्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं इसमें। देर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में भी बहुत डाइवर्सिटी, आप जानते हैं लैंग्वेज और कल्चर में भी कितनी डाइवर्सिटी है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011, और अब वो जाके मेरे ख्याल से 136-137 करोड़ के आसपास हो गई होगी।
and it is the second most populous country of the world after China. No, it is not true anymore. Last year हमें पता चला है कि हमारी जो कंट्री है it has become the most populated country in the world, और सेकंड नंबर पे हो गई है चाइना. अच्छा, पेनिनसुला के बारे में देख लेते हैं. पेनिनसुला जो होता है इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. कोई भी पीस ऑफ लैंड जब 3 साइड से सराउंडेड हो पानी से तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला. लोकेशनल सेटिंग देख लेते हैं. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर. नर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. ऑलमोस्ट हाफ से निकलता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम लोग नहीं करते हैं बेसिकली टच. तो कंट्री में से सिर्फ एक ही निकलती है लाइन, मेजर लैटिट्यूड निकलती है, वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और लैटिट्यूड जो इक्वेटर जैसे 0 डिग्री वो भी नहीं निकलती है, और ना ही 23.5 डिग्री साउथ वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है. सिर्फ एक निकलती है. साउथ से नॉर्थ की तरफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स. इनमें कवरेज है इसका. और वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो वहीं पे 68 डिग्री 7 ईस्ट हो जाएगा और 97 डिग्री 25 ईस्ट हो जाएगा. इसमें ये कवरेज होती है. तो प्लीज़ इसको एक बार याद रख लीजिएगा और यहीं पे मार्क करके नोट्स में अपने रख लीजिएगा. अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स में, जो ग्रीनविच मेरिडियन जो लाइन जा रही है, हमने देखा था इंटरनेशनल मेरिडियन, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था वो कहाँ से क्रॉस होती है. तो उसमें अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में माना जाएगा तो कौन से हेमिस्फेयर में इंडिया बिलोंग करती है. इसके ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो देखेंगे जो 29 डिग्रीज तक जाता है, इसमें देखेंगे ना आप 29 डिग्रीज तक जो ये है, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया. मतलब कच्छ में और आपके अरुणाचल प्रदेश में अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो आपको पता है सबसे पहले ईस्ट से शुरू होता है सनराइज करना, फिर वेस्ट की तरफ आता है. तो बहुत उसका फ़र्क हो सकता है बेसिकली, ठीक है. ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने देखा था ये. तो होता क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 15 डिग्री जो होता है वो 1 घंटे का फ़र्क दिखाता है. तो अगर 29 डिग्री का एक्सटेंट है, इसका मतलब 2 घंटे का फ़र्क हो गया. तो इसका मतलब कि वहाँ पे अगर 4 बजे सनराइज़ हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो 6 बजे जाकर होगा आपका कहाँ पे, गुजरात में सनराइज़ होगा. तो इतना फ़र्क आ जाता है. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स. 2 घंटों का फ़र्क होगा. जैसे मैंने बताया 1 डिग्री लैटिट्यूड का एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट होता है. इधर से इधर जाने की बात कर रहा हूँ मैं. 1 डिग्री 4 मिनट्स, 15 डिग्री 60 मिनट्स. तो उसके बाद फिर आप 30 डिग्रीज है तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए. एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट. अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है कंपेयर टू द वेस्ट विच इज़ गुजरात. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 डिग्री 30 ईस्ट. ये हमने इसको अपना वो रखा हुआ है कि हमारा जो टाइम मेरिडियन जो क्रॉस करता है यहाँ से, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन वो इस लैटिट्यूड से क्रॉस करता है. इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है माना गया है. दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. तो ये है 82 डिग्री 30. नेक्स्ट आता है इंडियाज़ नेबर्स. 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है. ये रहा आपका पाकिस्तान. ऊपर की तरफ थोड़े से एरिया में, जो कि अब हमारे पास नहीं है ये वाला एरिया, यहाँ होता है अफ़गानिस्तान. इधर आ गया तिब्बत, ये वाला एरिया, प्लाटो वाला एरिया जो होता है, और ये पूरा है चाइना, ठीक है. तो एक इशू है जो लोग समझते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि चाइना जो है वो हमेशा कोशिश करता है नए नए कार्टोग्राफी से या फिर बहुत सारी चीज़ों से, मतलब मैप्स नए नए निकालता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का एरिया है. बहुत बार ऐसे करता है एंड बिकॉज हम लोग इतना रिएक्ट कर देते हैं उन चीज़ों पे जो कि हमें नहीं करना चाहिए रिएक्ट, बिकॉज उनके बोलने से कुछ नहीं होता है. हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं उसको अपना मानने के लिए. और रैडक्लिफ लाइन अगर वो नहीं, मैकमोहन लाइन अगर वो नहीं मानता है तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं. तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अब इसके बाद आप ज़िंदगी में जब भी किसी से बात करें, अपने किसी बड़े से बात करें और समझाएं, तो एक बात को समझें कि जो टिबेट है वो हमेशा ये बोलता है कि हम चाइना के साथ रिजेंबल नहीं करते और चाइना ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती जो कब्ज़ा किया हुआ है. तो अब के बाद एक नई मुहिम स्टार्ट करते हैं हम कि अब जब भी हम किसी से बात करेंगे चाइना के बारे में तो हम यही बोलेंगे कि हमारे बॉर्डर लगते हैं तिब्बत के साथ,
ठीक है, एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे हम चाइना, लेकिन हमें भी ये एक प्रोपेगेंडा जो है नैरेटिव फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना को हमें इस तरीके से भी नैरेटिव की तरीके से भी फोकस करना ज़रूरी है। तो हमेशा ये बोलिएगा जब भी किसी से बात करेंगे कि हमारा जो बॉर्डर है ऊपर वाला, ठीक है, ये नेपाल से ऊपर, ये सारा कहाँ पे लगता है, ये लगता है तिब्बत के साथ। अब तिब्बत का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है कि नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है, सिंपल। ऐसा नैरेटिव हम भी फैलाएंगे जैसा नैरेटिव वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैकमोहन लाइन है यहाँ पे आपकी। ठीक है, और ये राइट में आपके म्यांमार आ गया, ऊपर यहाँ भूटान हो गया, बीच में सिक्किम, और यहाँ आ गया नेपाल, नीचे की तरफ बांग्लादेश जो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अब ये बांग्लादेश हो गया है, और नीचे आ गया आपका श्रीलंका। ठीक है, ये हो गई आपकी 7 कंट्रीज जो आसपास रहती हैं। ये आपका लक्षद्वीप, और थोड़ा सा ऊपर राइट में आ गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ कन्याकुमारी, ऊपर लद्दाख, ये मान के चलिए। ठीक है, ये रहा आपका एक्सटेंट जो उन्होंने बताया हुआ है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए, एक चीज़ समझनी है आपको, बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते जब तक आप मैप्स पे ड्रॉ ना करें। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मैप्स पे ड्रॉ करके इन चीज़ों को देखें, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। पॉलिटिकल मैप्स खरीदिए जब आपको देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जब भी आप स्टेट न्यूज़ या कंट्री की न्यूज़ पढ़ते हैं ना, स्टेट न्यूज़ में एक बहुत सी चीज़ कर सकते हैं आप, कि आप पॉलिटिकल मैप्स में ना, जहाँ जहाँ वो स्टेट्स हैं, वहाँ वहाँ पे उनको मार्क करते चलिए कौन सी स्कीम्स यहाँ पे हुई है। जैसे यहाँ पे हुई है कोई स्कीम, ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल की बात कर रहे थे लोग, ये सारी चीज़ें, तो राजस्थान में वो सारी चीज़ें लिख दी एक एरो खींच के। वैसे पंजाब की सारी स्टेट न्यूज़ लिख दी, जो भी न्यूज़ में आती रहेंगी। तो क्या है, आप मैप के थ्रू वो न्यूज़ याद भी रख पाएंगे कि कौन से स्टेट पे थी और कहाँ पे लिखी हुई थी, क्योंकि आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी या फिर आइडेटिक मेमोरी जो होती है, उसमें ये होता है कि जब आप पेपर पे कुछ ड्रॉ करते हैं और कहाँ पे आपने वो ड्रॉ किया है, आपको याद रह जाता है। तो जब आपको वो स्कीम भी आएगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो नॉर्थ के किस स्टेट की तरफ मैंने लिखी हुई थी। तो वैसे करेंगे तो आपको स्टेट्स भी याद रहेंगे कहाँ पर हैं, और आपको स्कीम्स भी याद रहेंगी। वैसे ही आपकी जो कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे मेजर टेम्पल्स हो गए, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, या मेजर आपके पास चीज़ें कौन सी हो गई, आपके पास डांस फॉर्म्स हो गई, आपके पास म्यूज़िक फॉर्म्स हो गई, ये सारी चीज़ों को अलग अलग मैप्स पे आप जब बना के रखेंगे ना, तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। साथ ही में आपकी जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी मॉडर्न इंडिया की, और साथ ही में आपकी कौन सी हुई थी, आपकी वो ट्राइबल मूवमेंट्स हुई थी, साथ में आपकी जो न्यूज़पेपर्स आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले, जो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको ये प्लीज़, इसको याद रखने का अच्छा तरीका क्या है, आप मैप पे ड्रॉ करो, और इतने सारे पेजेस में नोट्स रिवाइज करने से बेटर है एक ही पेज पर अपने मैप पर सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से बनाए जाते हैं नोट्स। तो प्लीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को ऐसे लिख नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, हमेशा कोशिश कीजिएगा पॉलिटिकल मैप उठाएं जिसमें बाउंड्रीज बनी होती हैं स्टेट्स की ऑलरेडी, उसको उठाएं और उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको स्टेट्स भी याद रहेंगी। क्योंकि बहुत बार सिर्फ यूपीएससी में उसकी आदत है कि कौन सी लैंडलॉक्ड स्टेट है तो उसके आसपास कौन से स्टेट्स लगते हैं, तो रट्टा मारेंगे, याद नहीं कर पाएंगे। जितनी इस मैप को हाथ में रख के प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, in how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie our island neighbors, कौन से हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, हम लोग जानते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के आसानी से हम एडमिनिस्टर कर सकें, बहुत अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए उसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद अब तो वो पूरी चेंज हो गई है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए अब कितने स्टेट्स हो गए और कितनी यूनियन टेरिटरीज और मिलाकर कितने हैं हमारे पास। ये पुराना डेटा है, ऑफकोर्स पहले बना हुआ था, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई है जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है एरिया, हम भी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका ऊपर नॉर्थ एक्सटेंट। ठीक है, मैप पे समझेंगे तभी समझ पाएंगे। थर्ड पार्टी नोट्स उठा के ऐसे रटना शुरू कर देंगे, कभी नहीं होगा। यूपीएससी किसी थर्ड पार्टी इंडस्ट्री को या फिर थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट को नहीं जानती है। यूपीएससी आंसर की भी बनाएगी तो हमेशा एनसीईआरटीज़ के ऊपर ही बेस्ड होंगी वो एनसीईआरटी आंसर कीज़। इसीलिए मैंने इतनी बार ये प्रॉब्लम्स देखी है, एनसीईआरटीज़ में कोई और डेटा लिखा होता है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है वो डेटा जब कोई थर्ड पार्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करती हैं 2000, 3000, 4000 में। मुझे कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जब जो वो सीरियस एस्पिरेंट्स वही है जिसको पता है यूपीएससी क्या चाहता है।
यूपीएससी सिर्फ एनसीईआरटीज़ पे फोकस करता है और मेजर रेफरेंस बुक्स पे। उसको कोई मतलब नहीं है आप कौन से नोट्स इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं। उसको मतलब है कि आपकी जो आंसर की बनेगी, आंसर्स होंगे, वो इन्हीं स्टैंडर्ड बुक से आएंगे। तो क्यों ना आप इसी को पढ़ें। एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाना इज़ लाइक कि आप नोट्स के नोट्स बना रहे हो। एनसीईआरटीज़ खुद एक नोट्स हैं, तो उनको उस तरीके से देखो यार। ठीक है, ये आ गया आपका हिमालयाज़ वाला पूरा पार्ट, ये ग्रेट हिमालयाज़ आ गया, ये आ गया आपके पास शिवालिक्स, ये सारा इंडस रिवर सिस्टम इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, उसी के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपके नर्दर्न प्लेन्स आ गए जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं आपके। फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो आती है रिवर, उसके ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ गए। अब ये हिमालयाज़ जो हैं यहाँ पे मुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुड़ जाते हैं ये हिमालयाज़। उसके बाद ये वाला म्यांमार है, ये आपको पता है। साथ में फिर यहाँ पे आपकी विंध्यन रेंज माउंटेन्स आ जाती हैं, उसके नीचे फिर रिवर है और फिर सतपुड़ा रेंज आ जाती है। ये आपका डेक्कन प्लाटो हो गया, और ये पूरा आपका ट्रायंगुलर जो शेप में है ये हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरा। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑक्सफोर्ड की एक एटलस ख़रीद लीजिए। ज़िंदगी में आगे जाके मुझे थैंक यू बोलेंगे, प्लीज़ कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड एटलस को ऐसे रट लीजिए जैसे आप अपने कॉमिक्स पढ़ते थे तो उसको याद हो जाता था आपको, या कोई ऐसी आपकी फेवरेट मूवीज़ जो हैं याद रह जाती हैं आपको। ऑक्सफोर्ड एटलस को हमेशा अपने पास रखिए, बेशक कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा ऑक्सफोर्ड एटलस को पास रखिए। और ज्योग्राफी पढ़ते वक्त तो खासकर ऑक्सफोर्ड एटलस को, या कोई और कंपनी की भी एटलस मिलती है आपको तो ले लीजिए, लेकिन एटलस प्लीज़ अपने साथ रखिएगा, प्लीज़, हम्बली रिक्वेस्ट यू। आप डिफरेंट क्रॉप्स भी पढ़ते हैं तो उसको प्लीज़ उसके चैप्टर से ना पढ़ें, उसके मैप से पढ़ें, मैप से याद रखें उसको। ठीक है, डेक्कन प्लेटो हो गया, वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, ये वाला आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ गया राजस्थान में इस तरफ से, यहाँ पे पूरा प्लेटो बना हुआ है, ये आपका साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे जब आप। ठीक है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट देख लिया हमने। यहाँ पे नीलगिरी हैं जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स को। फिर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है अनामलाई। ठीक है, आप जानते होंगे 4 मेजर रिवर्स निकलती हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। सॉरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। सबसे 4 मेजर रिवर सिस्टम्स। लेफ्ट में जाने वाले सबसे मेजर रिवर सिस्टम्स कौन से हैं? नर्मदा, जो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में होती है, और सतपुरा रेंज के साउथ में निकलती है आपकी ताप्ती रिवर। ठीक है, एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया अरेबियन सी आपका, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका नीचे इंडियन ओशन आ जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक ओवरव्यू ले रहे थे कि आपका इंडियन फिजिकल मैप दिखता कैसा है। ठीक है, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, वी नो इट। अब देखते हैं फिजिकल डिविजन्स। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। ये हमने देखा था, बहुत अलग अलग तरीके की फिजिकल फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। Standing as sentinels in the north and are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Alai mean the abode of the snow, वहाँ जहाँ पे बहुत सारी स्नो हो। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. पैरेलली चलती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो वो चलती हैं ग्रेट हिमालयाज, जिनको हिमाद्री बोलते हैं, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स ये कहाँ पे हैं? इस रेंज के अंदर हैं। फिर आता है मिडल हिमालयाज और हिमाचल, जो हिमाद्री से नीचे की तरफ पड़ता है। सबसे ऊपर याद रखिएगा ग्रेट हिमालयाज, ये हिमाद्री। ठीक है, उसके नीचे होता है फिर मिडल हिमालयाज या हिमाचल। ठीक है, हिमाद्री के नीचे की तरफ। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? हिल स्टेशंस अगर आपको देखने हैं तो मिडल हिमालयाज में मिलेंगे। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? वो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के अंदर मिलेंगे आपको। इसके नीचे आता है द शिवालिक इज़ दी सदर्न मोस्ट रेंज, शिवालिक सबसे नीचे की तरफ आती है। फिर आता है नॉर्दर्न इंडियन प्लेटो, जो हिमालयास के नीचे की तरफ आता है। वो जनरली लेवल और फ्लैट हैं, प्लेन्स है यहाँ पे। ये एलुवियल डिपॉजिट्स, जो रिवर के डिपॉजिट्स आते हैं साथ में लेती हुई, जब रिवर्स आती हैं, यंग रिवर्स जो होती हैं, तो आसपास जो हैं वो डिपॉजिट कर देती हैं उसको, एलुवियम जो लेकर आती हैं। तो वहाँ पे क्या बन जाता है? एलुवियल डिपॉजिट, जो कि एक सॉइल होती है और बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र वो यहाँ पे बनाती हैं ये। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं कल्टीवेशन के लिए। दैट इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का आपको इन प्लेन्स में दिखाई देगा। इसलिए यूपी, बिहार, ये सारी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देगी, क्योंकि फर्टाइल लैंड है और क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन है आज भी लोगों का। तो इसलिए एग्रीकल्चर अगर करना है तो वहाँ पे वो रहते हैं, और हाउसेस वगैरह वहीं पे हैं, सब कुछ अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, पानी है अच्छा खासा, सब है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे देखी जाती है।
वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपका आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान के अंदर है। एक ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, ठीक है, और बहुत ही लिटिल वेजिटेशन है यहाँ पे, जैसी आप जानते हैं होती है डेजर्ट में। साउथ के नर्दर्न प्लेन्स के आपके आता है पेनिनसुलर प्लेटो, ये ट्राइंगुलर शेप में होता है, ठीक है, बहुत ही अनइवन है बेसिकली ये। दिस इज़ द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, बहुत सारी हिल रेंजेस और वैलीज हैं इसमें। अरावली हिल्स जो हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट साइड की बाउंड्री क्रिएट करती है किसकी, पेनिनसुलर प्लेटो की। हम लोग मान के चल लेते हैं कि ये हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आ जाती है आपके अरावली रेंज, ठीक है, तो इसका नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज आ गई। उसके बाद अरावलीज हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ वेस्ट साइड में आती है। विंध्या और सतपुरा जो है वो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये हमने देखा था अभी। रिवर नर्मदा और तापी जो है वो इन रेंजेस के थ्रू ही फ्लो करती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में जाए गिरती हैं। बहुत ही कम रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। आपको कोई और नाम याद है तो प्लीज़ बताइएगा। वेस्टर्न घाट्स या जिनको सह्याद्री बॉर्डर बोलते हैं वो प्लेटो के बॉर्डर्स, लेफ्ट बॉर्डर्स में आते हैं इन द वेस्ट, और ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री देते हैं प्लेटो को आपके, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, याद रखिएगा जो आपके ईस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूस नहीं है और टूटे फूटे हैं। वो टूटे फूटे इसलिए हैं क्योंकि मेजर जो रिवर सिस्टम्स है, भारी पानी जो लेकर आती हैं अपने साथ, वो किस तरफ फ्लो होती है, ईस्ट की तरफ, तो वो पहाड़ों में से अपना रास्ता बना के निकल जाती हैं। वहाँ पे डेल्टा वगैरह है बहुत सारे, इसलिए ईस्टर्न घाट जो हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री पे जो है बेसिकली वो कॉन्टिन्यूस नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट के लेफ्ट में जहाँ पे केरला के बीच हैं, गोवा के बीच हैं, ये सब मिलते हैं आपको। वहीं पे ईस्टर्न की तरफ चले गए आपको, वहाँ पे आपको जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो दिखाई देते हैं। एक बार पहले यहाँ की डेफिनेशंस जो हमारे रह गई हैं, वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स, ये हमने देख लिया। ट्रिब्यूटरी हमने पहले ही देख लिया था। ये भी फैक्ट जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिवर्स, ठीक है, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखते चलेंगे, हम कुछ मिस नहीं करेंगे। कोस्टल प्लेन्स है वो बड़े नैरो हैं जब आपके किसकी तरफ देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स के आपकी जो कोस्टल प्लेन्स है वो नैरो हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत ब्रॉडर हैं। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी। जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी लिखा है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ आती है। सबसे पहले महानदी पड़ती है, फिर गोदावरी उसके नीचे, फिर कृष्णा और फिर सबसे नीचे कावेरी। इन्होंने बहुत ही फर्टाइल डेल्टास फॉर्म कर दिए हैं किसमें, ईस्टर्न साइड पे। सुंदरबल डेल्टा है इस फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये बहुत ही बड़ा डेल्टा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टास, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। फिर आते हैं हमारे पास टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो इंडिया का पार्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड है वो है कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर। ये कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल से बनते हैं, जो कि कोस्ट ऑफ केरला के उस लेफ्ट तरफ आपको दिखाई देंगे। वहीं पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो साउथ ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं आपके, ठीक है। डू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड अफेक्टेड बाय सुनामी 2004। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को बहुत वो पड़ा था, इम्पैक्ट हुआ था उनके ऊपर 2004 की सुनामी में, ठीक है। और सुनामी हुई जनरेटेड टू अर्थक्वेक सी फ्लोर, ये भी ऑलरेडी हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देख रहे थे उसके अंदर हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि बेसिकली आपका ये सुनामी है, वेव्स हैं, ये सब क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी पहली क्लासेस में देख चुके हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमने किस तरीके से ज्योग्राफी को कवर किया है। कोरल्स के बारे में देख लेते हैं। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स, छोटे होते हैं और उनके स्केलेटन्स होते हैं, उनको बोलते हैं कोरल्स, और इनको बुलाया जाता है पॉलिप्स। जब ये लिविंग पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन्स वहाँ पे छूट जाते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। ये देखो बाहर की तरफ आ गए हैं, एक के ऊपर एक ग्रो करते 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 ये पानी के ऊपर की तरफ आने लगे हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोरल आइलैंड्स में कैसा कोरल्स को वो चाहिए होता है, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं, ऑलरेडी क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। फिर आता है हमारे पास इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन। ये 9th क्लास शुरू हो गई है हमारी। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि हम 6 to 8 क्यों देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे 9th और 10th जो क्लास हैं वह 9th तो खासकर हमें 9th और 11th क्लास में सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी देखी जाती है, इसलिए हमारे यहाँ पे हम लोग ये कवर भी कर रहे हैं बेसिकली। अब इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन के बारे में देखेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, ये हमें पता है। बहुत ही मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, बहुत सारे डेकेड से हम लोग देख रहे हैं।
It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. अब तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और 2030 तक हम लोग और आगे जाना चाहते हैं. India has also contributed significantly to the making of world history. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर. पूरा ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हमें जो है एंटायरली लाई करती है ये. आपको पता है इक्वेटर तक नहीं पहुंचता है हमारा कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इन टू इक्वल पार्ट्स, ये भी हम देख चुके हैं. ये भी हम ठीक है ये कर लिया हमने. साइज जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देख लिया है. हाँ, इंडिया का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड के अगर एरिया से आप देखेंगे तो 2.4% के आसपास है, लेकिन पॉपुलेशन देखिए कितनी ज़्यादा है हमारी. ठीक है, और इंडिया क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. आप मुझे बताइए सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है इस वर्ल्ड की एरिया के हिसाब से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और फिफ्थ कंट्री कौन सी है वो भी बताइएगा. इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर के आसपास है एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड, और आपकी मेन लैंड जो कोस्ट लाइन जो है आपकी वो है आपकी 7,500 किलोमीटर्स के आसपास. एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता. ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है नीचे की तरफ क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, अपने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में 30 डिग्री है तो 2 आवर्स का फ़र्क हो गया, 2 आवर्स का लैग हो गया. ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन वेस्ट एशिया, इंडिया साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. ठीक है, ट्रांस इंडियन लोकेशन. हाँ, ये बात भी सही है. जो आपके ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट्स हैं, जो यहाँ से जो इंडियन ओशन में शिपिंग होती है, जो कनेक्ट करता है यूरोप को, वेस्ट के यूरोप को एंड दी कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया. ठीक है, वहाँ की तरफ जो मलेशिया और ये सब में कनेक्ट करता है, तो आपका इंडियन ओशन से निकलना ज़रूरी है. इसलिए भी इंडियन ओशन एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री बन जाती है दुनिया वालों के लिए. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. आपको पता है इस तरफ से निकलते हुए हम अपना जो ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ से हम अपने वेस्ट एशिया के बेसिकली यहाँ से जो हैं कनेक्ट करते हैं. रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, इस तरफ जाते हैं हम लोग. और इस तरफ तो अभी यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे हो ही रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ यूएई के साथ हम एक पाइपलाइन की भी कोशिश कर रहे हैं. और साथ में हम लोग अंडर वाटर के लिए भी एक ट्रांसपोर्टेशन रूट के लिए देख रहे हैं हम बेसिकली. तो रिलेशन अच्छे कर रहे हैं हम, तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये वेस्ट एशिया का इस तरफ से पड़ता है हमें, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट से. और विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया कौन से, अपने ईस्टर्न कोस्ट से पड़ता है हमें फ़ायदा. इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, ये आपको पता है, मैंने बताया अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसकी. इसीलिए इस ओशन को इंडिया के नाम पे भी रखा गया, इंडियन ओशन. ठीक है, अच्छा ये एरियाज़ यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे पहले आता है आपके पास रशिया. ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपके पास कौन सा आता है, ब्राज़ील. मैंने पूछा था आपसे फिफ्थ नंबर पे. सेकंड पे कनाडा, यूएस, चाइना, और आपका फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया. ठीक है, ये है आपका ऑलरेडी हम 2900 किलोमीटर्स और 3200 किलोमीटर्स ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ठीक है, ये ओशनिक रूट्स बताए हुए हैं, जैसे ये आपके वेस्टर्न हो गया. ठीक है, तो ये वाले, अच्छा एक तो हम आईएमईसी कॉरिडोर भी कर रहे हैं. किस किस को पता है आईएमईसी कॉरिडोर, कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, प्लीज़ मुझे बताइएगा. और G20 में ये लॉन्च हुआ था आईएमईसी कॉरिडोर. इसका भी ब्लूप्रिंट नहीं आया है, लेकिन दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. आएंगी कंट्रीज़, बैठेंगी और उस पर बात करेंगी कैसे ये कनेक्ट कर देगा हमको यूरोप की तरफ. और ये देखो मैंने बताया था आपको, सऊदी अरेबिया इस तरफ से पूरा जो है गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ है, रेड सी है, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं रेड सी. ठीक है, ये अफ्रीका की तरफ चला गया. ईस्ट में आपको चला गया आपके ये सारे जो आसियान कंट्रीज़ हैं. ठीक है, यहाँ पे चला गया आपके. तो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेसिकली इंडिया की इस तरफ. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस. रोमन एम्पायर के साथ भी रिलेशन थे, आप जानते हैं इसको. लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन दी हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पहले से रहे हैं. वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स. नॉर्थ में भी जो इतने सारे पासेज हैं, वो एक पैसेज बना था एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए, जो आए थे यहाँ पे इस मेन लैंड पे चलते हुए या फिर मतलब ट्रैवल करते हुए.
बल्कि जो ओशंस थे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था ये इंटरेक्शन, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, आप जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा जब आया तो वहाँ से चीज़ें चेंज हुई और कैसे मैरीटाइम रूट्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए इस कंट्री के लिए कि यहाँ पे फिर बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आती गई और उसके बाद आप जानते हैं पूरी हिस्ट्री। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़, ये चेंज हुई है हमारे आइडियाज़। उपनिषद के, रामायण के, पंचतंत्र के थे, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम था वो दूसरे वर्ल्ड तक पहुंच पाया। वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे आई। स्पाइसेस के लिए वो लोग आते थे, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इट। अब आप सोच के चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना प्रिजर्व रखना है फूड, और आपको अगर प्रिजर्व रखना है फूड बहुत टाइम तक तो स्पाइसेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले स्पाइसेस की डिमांड बढ़ी। कहाँ पे? वेस्टर्न उसमें एरिया में, यूरोप की तरफ, ठीक है। और ग्रीक स्कल्पचर और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं आप जानते हैं, गांधार स्टाइल याद है? गांधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर याद है? या हिस्ट्री का सब एंशंट इंडिया भूल गए? मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट, थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आई एम हैप्पी कि याद आ रहा हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे पढ़िए कि आप कनेक्ट कर सकें चीज़ों को। इंडिया के नेबर्स हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरा इस एक्सप्लेन किया हुआ है, वी नो अबाउट इट, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इंडिया नैरो चैनल, पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वहाँ सिर्फ पार्क स्ट्रेट दिया हुआ था, यहाँ पे पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार भी दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड। While Maldives Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands, ठीक है, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at physical map, ठीक है, not important. नेक्स्ट चलते हैं अपना चैप्टर जो कि है आपका 11th स्टैंडर्ड का। इससे पहले हम 11th के सारे जो हैं फिज़िकल ज्योग्राफी को देख रहे थे। अब हमारे पास वो इंडिया वाली जो इंडियन ज्योग्राफी की जो किताब है, ठीक है, वो हमारे पास आई है। अब हम उसको देखेंगे बेसिकली कि कैसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि और थोड़ा एडवांस में और क्या दिया हुआ है हमें इस किताब में। तो ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, देखते हैं। You have already seen the map of India in the previous classes. Now you closely examine the map of India. Mark the southernmost and northernmost latitudes and the eastmost and westernmost longitudes. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेनलैंड ऑफ इंडिया है, ये भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, टू सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ से होती है 29 डिग्री का एक्सटेंट आता है, 3200 किलोमीटर्स हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ, 2900 किलोमीटर्स हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और नहीं है, और इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ, 2 लॉन्ग डिक्रीजेस, 2 आवर्स का डिफरेंस है, ये हमने कर लिया है। अच्छा, फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लैटिट्यूड जब हम देखते हैं, जैसे मैंने ये बताया था, तो ये समझ तो आ रहा है हमें कि जो सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री है वो ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर ही पड़ता है, ठीक है। सदर्न पार्ट जो है वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही पड़ता है, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपका वो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्या जोन हो जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन और या फिर वार्म टेम्परेट जोन जो है वहाँ पे पड़ता है। यही लोकेशन है, रिस्पॉन्सिबल है कि इतने सारी वेरिएशंस है हमारे लैंड फॉर्म्स में, क्लाइमेट में, सॉइल टाइप्स में और नेचुरल वेजिटेशन जो इस कंट्री में है, ठीक है। तो इसी का ये वजह से ये सारी चीज़ें हैं। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन द इंडियन पीपल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड से वो क्या प्रॉब्लम हो रही है, 30 डिग्रीज़ का है, 2 घंटे का फ़र्क है, ये सब चीज़ें हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, यहाँ देखते हैं एक बार। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 ऑफ लॉन्गिट्यूड। दैट इज वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट मल्टीपल्स निकाले गए हैं, किसके? इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से जो 0 डिग्री पे आसपास पड़ता है उसको हम मान के चलते हैं। उससे आगे हम कितने हैं? 5 आवर्स 30 मिनट। इसलिए जब आप देखते होंगे, जब आप अपने अब तो ऑटोमेटिक होने लग गया है, ठीक है, आपको टाइम सेट करना होता है तो ऑटोमेटिक होने लग गया है। इससे पहले क्या होता था? मैनुअली आप क्या सेलेक्ट करते थे? वहाँ लिखा होता था GMT +5:30,
ठीक है, और कोलकाता और वो वाला पूरा वो एरिया लिखा होता था, तो आप उसको सेलेक्ट करते थे, वो आपका टाइम हुआ करता था। अभी भी वही होता है, लेकिन आप पहले मैन्युअली सिलेक्ट करते थे इसको, तो याद है। तो ये 5 hours 30 minutes प्लस, मतलब कि हमारे प्लस का मतलब होता है जैसे ये 0 डिग्री हो गया, इधर वाले जो लोग होंगे, जैसे आपका निकल के मिडल ईस्ट आ गया थोड़ा सा, और साथ में आगे की तरफ आपका चाइना हो गया, ये सब हो गया, तो इधर जाता है प्लस में टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ईस्ट है, यहाँ पे पहले सूरज आएगा, पहले इनको दिखाई देगा, फिर इस तरफ वालों को दिखाई देगा, फिर जाते जाते इस तरफ वाले को दिखाई देगा। तो क्योंकि इनको पहले दिखाई देगा, तो इनका टाइम प्लस में होता है और इधर वालों का टाइम होता है माइनस के अंदर। प्लीज़ याद रखिएगा इसको। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब भी पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को जब तक कनेक्ट करते हुए चलेंगे तब तक फ़ायदा आप ही को होगा, कभी भूलेंगे नहीं चीज़ों को। मैंने ये आखिरी बार जो ज्योग्राफी है और ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं अपनी जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था 2021 तक, तब तक मैंने पढ़ा था ये, और मुझे आप आज तक याद है, 3 साल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करना आता है चीज़ों को, मैं नोट्स वगैरह बहुत सारे अच्छे से बनाता था ज्योग्राफी के, तो खासकर ये आ गया आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ कैसे सेटअप हैं और कैसे इसको किया गया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये रूट्स बताए हुए हैं इन्होंने। फिर आता है नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच दी स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। ठीक है, वो स्टेट्स बताइए जहाँ से ये पास हो रहे हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार पहले यहाँ पे आके चलते हैं इसमें। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 22.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया है उसको, उसका इतना एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया के। स्टैंड्स एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट जो है रशिया है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आता है साइज़ क्या है। साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, बहुत अच्छी फिजिकल डाइवर्सिटी है हमारी, काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। दस यू मे अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ। लार्ज रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्ण, गोदावरी एंड कावेरी। ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, आपने देखा है बड़ी हरियाली होती है, सिक्किम, असम, मेघालय, बल्कि वहाँ पे तो जो है सबसे ज़्यादा बारिश भी उन एरियाज़ में होती है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली जो आपकी ग्रेडेड एंड डेजर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जैसे जो देखेंगे आप, जो ऊपर से हिमालयाज़ ने जो बाउंड किया हुआ है हमें नॉर्थ में, हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ती हैं। पूर्वांचल हिल्स पड़ेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में, जैसे ही वो मुड़ जाता है जो वो हिल जो मैंने बताया था अभी आपको, हिमालयाज़, तो पूर्वांचल हिल्स हो गए। एक बहुत ही जोग्राफिक एंटिटी इस तरीके से बनाते हैं जिसको बुलाते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस, साथ साथ हिमालय के और साथ जो रेंजेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना दे हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। एक बहुत अच्छा बैरियर भी क्रिएट करने की कोशिश की है इन्होंने, ताकि जो वहाँ से आने वाली जो ताकतें थीं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हमें हार्म ना कर सके। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है ये। कुछ माउंटेन पासिस के अलावा, जैसे खाइबर, बोलान, शिपकिला, नथुला पास, बोमदिला पास, इन सब के अलावा जो पासिस थे उनको बड़ा मुश्किल था क्रॉस करना। जितने भी लोग आते थे इन पासिस को ही क्रॉस करके आते थे। खाइबर पास आपने बहुत बार पढ़ा होगा अपने खासकर मिडिवल इंडिया के दौरान, तो आपको आई होप आपको याद हो। ठीक है, इन्होंने बेसिकली ये जो कुछ पासिस थे जिन्होंने कोशिश की है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करने की कल्चर्स को, और वो सब जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, जिसकी वजह से रीजनल आइडेंटिटी एक बहुत ही यूनिक है हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कि जितने भी कल्चर्स आए अमेलगमेट हुए और इस कंट्री के अंदर ही बन के रह गए। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling Kashmir to कन्याकुमारी। जब आप जाएंगे तो आप वेरिएशंस देखेंगे। वहीं पे जैसलमेर जो राजस्थान में, वहाँ से लेकर जब आप इम्फाल, मणिपुर की तरफ जाएंगे, तब भी आप ये डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी कोस्टलाइन इन द मेनलैंड। ठीक है, ठीक है, जो आपकी कोस्ट लाइन है सिर्फ इंडियन मेनलैंड की, वो 6100 किलोमीटर्स की है, लेकिन जब आप साथ में मिला देते हैं पूरे अपने आइलैंड्स वगैरह को मिला देते हैं, तो आपकी 7500 किलोमीटर्स के आसपास जो है वो कोस्ट लाइन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये हमने देख लिया है। लिंक्स टू रीजन्स, ठीक है, आइलैंड नेशन विच नेपाल प्लेटफॉर्म इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार पार्क ऑफ स्टेट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
थिंक दैट फिजिकल बैरियर्स, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर कि आपके बेसिकली इंडिया के लोकेशन और उसके साइज़ कैसे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके फिजिकल फीचर्स पे जाएंगे और उसको समझेंगे कि कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। आज हम देख रहे थे साइज़ और उस लोकेशन इंडिया की क्या है, वो हम देख रहे थे। उसके बाद जो फिजिकल डिविजन्स हैं कि आपको जानते हैं आप मेजर लैटिट्यूड्स वगैरह जो इंडिया से क्रॉस होती हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं पे क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फिज़िकल डिवीज़न को लेकर कंट्री की। ठीक है, तो हमने ये 3 चैप्टर्स पढ़े हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कवर करेंगे। आज हमने क्या किया है, इंडिया का साइज़ एंड लोकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हैं। एंड और क्लासेस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही कोई आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको और अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन चाहिए तो जो टारगेट IB एग्ज़ाम्स जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक बताया था उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। Thank you so much for watching. I'll see you in the next class. Take care of yourself. Bye bye.